दोस्तों आज ये कहानी है भारतीय हिंदी सिनेमा के सुनहरे गुजरते दौर की एक ऐसी नायिका की जिसकी मनमोहक सांवली सलोनी सूरत की खूबसूरती ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के ऊपर वो जादू चलाया कि ये अभिनेत्री बन गई सबके दिलों की धड़कन। इस महान अभिनेत्री ने कैसे भारतीय हिंदी सिनेमा का वो नाम और मुकाम हासिल कर लिया जिसकी चाहत में इनके साथ की दूसरी मशहूर नायिकाएं रह गईं इनसे कोसों दूर। दोस्तों ये महान नायिका अपने शानदार और दमदार अभिनय की बदौलत 80 के दौर में कैसे बन गई हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित, लोकप्रिय और महंगी अदाकारा। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं। दोस्तों इतनी खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेत्री की मां को तलाकशुदा होने के बावजूद हो गया था दो मर्दों से नाजायज प्यार, और कैसे आगे चलकर उसी नाजायज प्रेम संबंधों के चलते इस अभिनेत्री की मां को जन्म देना पड़ा था दो नाजायज संतानों को। बस बंद करो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों क्यों इस अभिनेत्री को अपने बचपन के दिनों में अपने माता पिता की वजह से झेलनी पड़ी वो आलोचना और अपमान की आग जिसकी लौ में जलकर खाक हो गया इस अभिनेत्री का पूरा मासूम सा बचपन। आज उस अभिनेत्री की जहां पूरी दुनिया दीवानी है, वो अभिनेत्री क्यों कभी नहीं बनना चाहती थी किसी भी सिल्वर स्क्रीन की अदाकारा। इन माय केस ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मुझे तो मार मार के बनाएगा। दोस्तों इस अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस नायिका को अपने परिवार की खातिर घर गृहस्थी चलाने के लिए रखना पड़ा था बाल अवस्था में सिनेमा की चौखट पर कदम। इन माय केस मैं बहुत छोटी थी जब मैं आई थी, तो मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी। 3 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ। और क्या आप जानते हैं कि यह अपने रंग रूप से काली, मोटी और भद्दी दिखने वाली यह अभिनेत्री आगे चलकर कैसे बन गई हिंदी और साउथ सिनेमा की सबसे खूबसूरत और आकर्षक हीरोइन। क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा की खूबसूरत जिंदगी का वो कौन सा श्राप मिला था जिसकी वजह से ये अदाकारा 4 शादियां और 6 प्रेम संबंधों में बंधे होने के बावजूद आज भी हैं अकेली, तन्हा और विधवा। जिंदगी रोज नए रंग। जिंदगी के दुख के भंवर में फंसी ये अभिनेत्री 2 पत्नियों के विधवा होने के बावजूद आज भी क्यों और किसके नाम का लगाती हैं अपने मांग में सुहागिन का सिंदूर। तुम एक दिल में नहीं, हजारों दिलों में एक साथ बसना चाहती थी, इसीलिए आज न तो तुम किसी की मां हो, ना ही किसी की पत्नी। दोस्तों कैसे इस नायिका की वजह से मशहूर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन की जिंदगी में लग गई वो आग जिसकी धधक में आज तक जल रहा है पूरा बच्चन परिवार। क्यों इस अभिनेत्री की वजह से अमिताभ बच्चन देना चाहते थे जया बच्चन को तलाक। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है, अपना घर भी तो भोग रही हूँ। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री की वजह से भारतीय हिंदी सिनेमा में बर्बाद हो गए कई घर, और उन्हीं बर्बाद हुए घरों की एक महान खूबसूरत अभिनेत्री ने क्यों कह दिया इस अदाकारा को राष्ट्रीय चुड़ैल। क्या आप जानते हैं कि ये अभिनेत्री 4 शादी, अनेकों प्रेम संबंध होने के बावजूद कैसे बन गई समलैंगिक। क्या है इसकी समलैंगिक जिंदगी के पीछे का वो काला सच जिसे आज तक दुनिया की नजरों से छिपाया गया। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। पूरा सच जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, जहां हम आपको बताने वाले हैं इस अभिनेत्री की जिंदगी का वो सच जिसे जानकर निकल जाएगी सभी के पैरों तले जमीन।
दोस्तों, आज हम अपने इस एपिसोड में बात कर रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत जिंदगी की मल्लिका और अदाकारा की जिसने अपने शानदार और यादगार अभिनय के दम पर पूरी दुनिया में वो मुकाम और ऊंचाई हासिल की जिसको आज तक बड़े ही मान सम्मान के साथ चाहने वाले याद करते हैं। इस अभिनेत्री ने भारतीय हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय के विवादों की वो छाप छोड़ी कि आज एक दौर गुजर जाने के बाद भी इस अभिनेत्री को पहचाना गया भानुरेखा गणेशन, यानी हम सबके दिलों की धड़कन खूबसूरत रेखा के नाम से। तेरे बिना जिया जाए ना। कौन थी रेखा, कहां से आई थी ये रेखा, किस परिवार से ये ताल्लुक रखती थी और वो कौन से हैं इनकी जिंदगी के वो राज और विवाद जिनकी वजह से आज भी हैं ये चर्चा में। आज हम रेखा से जुड़े हर उस राज के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं रेखा के शुरुआती जीवन और पढ़ाई लिखाई पर। आपकी आंखों में कुछ महके हुए रेखा का जन्म 10 अक्टूबर साल 1954 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। रेखा की मां का नाम पुष्पावली और पिता का नाम जैमिनी गणेशन है। रेखा के माता पिता भी तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार्स थे। तो रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे। दोस्तों, रेखा के जीवन के बारे में चर्चा करें उससे पहले रेखा की मां और पिता के आपसी रिश्तों के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस रिश्ते को जाने बिना रेखा की जिंदगी को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। रेखा के परिवार की जिंदगी शुरू होती है मद्रास की शान जैमिनी स्टूडियो से, और इस स्टूडियो के मालिक थे एस वासन साहब। और एस वासन साहब की उन दिनों एक मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी, उनका नाम था पुष्पावली। वासन जी पहले से ही शादीशुदा थे और वहीं पुष्पावली भी पहले से ही शादीशुदा थी और 2 बच्चों की मां भी। एस वासन और पुष्पावली दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। एस वासन पुष्पावली को बहुत प्यार करते थे। वो पुष्पावली को सब कुछ देना चाहते थे, लेकिन और जो वो नहीं देना चाहते थे वो था एक पत्नी का दर्जा। और वहीं दूसरी तरफ तलाकशुदा पुष्पावली अपने इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती, लेकिन उनको पत्नी का दर्जा नहीं मिल रहा था। और यह बात पुष्पावली को हर रोज अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इसी कश्मकश के बीच एक दिन पुष्पावली की एक फिल्म रिलीज हो रही थी जिसका नाम था मिस मालिनी, और इसी फिल्म में एक छोटा सा रोल निभा रहे थे रामस्वामी गणेशन। रामस्वामी गणेशन और पुष्पावली की इसी फिल्म के सेट पर मुलाकात हुई थी, और ये मुलाकातें कब प्यार में बदल गईं ये दोनों को ही नहीं पता चला। रामास्वामी के साथ पुष्पावली अब अपने भविष्य के हसीन और खूबसूरत सपने देखने लगी थी, लेकिन इन दोनों की यह नजदीकी एस वासन को कहीं ना कहीं खटक रही थी। एस वासन उन दिनों एक हिंदी फिल्म इंसानियत बनाने का विचार कर रहे थे। इस फिल्म में दिलीप कुमार और देवानंद हीरो थे और इन दोनों की हीरोइन बनने वाली थी पुष्पावली। एस वासन को पता चला कि पुष्पावली का सपना था कि वो हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री बनकर उस पर राज करना चाहती थी, लेकिन पुष्पावली के सपने के बीच आ गई एस वासन की गंदी नियत, और इसी नियत के चलते एस वासन ने पुष्पावली से अपने हिंदी फिल्म इंसानियत और रामास्वामी गणेशन में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। प्यार में पूरी तरह से डूबी पुष्पावली ने फिल्म को छोड़ दिया और अपने प्यार रामास्वामी गणेशन को चुन लिया। हालांकि उन दिनों रामास्वामी गणेशन कोई बड़े एक्टर नहीं थे, जबकि पुष्पावली एक ऊंचे दर्जे की महिला एक्ट्रेस थी, और पुष्पावली ने रामास्वामी के साथ जैमिनी स्टूडियो को अलविदा कह दिया। रामास्वामी ने पुष्पावली के साथ सब कुछ छोड़ा, लेकिन नहीं छोड़ा था जैमिनी स्टूडियो का नाम। लिहाजा रामास्वामी ने अपने नाम के आगे से रामास्वामी हटाकर लगा लिया जैमिनी, और इस तरह से यह बन गए जैमिनी गणेशन। और अपनी मेहनत और किस्मत से कुछ ही समय बाद जैमिनी की फिल्में शानदार प्रदर्शन करने लगी और यह बन गए साउथ
इंडस्ट्री के नए सुपरस्टार। और इस कामयाबी के साथ ही अब पुष्पावली सोचने लगी जेमिनी और अपनी शादी की बात। लेकिन यहां एक बात गौर करने वाली है कि जेमिनी गणेशन भी पहले से ही शादीशुदा थे और जेमिनी ने भी कामयाबी पाने के लिए पुष्पावली को पत्नी का दर्जा देने से इनकार कर दिया। यह सब कुछ जानकर पुष्पावली एक बार फिर अपना सब कुछ हार गईं। वो अंदर ही अंदर टूट गईं। गणेश पुष्पावली को पत्नी तो मानते थे लेकिन दुनिया के सामने पत्नी का सम्मान नहीं देते थे। पुष्पावली की किस्मत न जाने उनसे किस जन्म का बदला ले रही थी। इनकी जिंदगी में प्यार करने वाले तो थे लेकिन पत्नी का दर्जा देने वाले नहीं। ऐसी है दुनिया हमने न जाना। अपने और गणेशन के रिश्ते में पुष्पावली ने 10 अक्टूबर 1954 को एक बेटी को जन्म दिया और जिसका नाम भानुरेखा गणेशन रखा। रेखा के नाम के आगे गणेशन तो जुड़ गया लेकिन इनको दुनिया वालों ने गणेशन की नाजायज प्रेम संबंध की नाजायज संतान माना, क्योंकि गणेशन और रेखा की मां पुष्पावली का यह रिश्ता अभी तक एक नाजायज रिश्ते की डोर से बंधा था। और इस नाजायज रिश्ते और संतान के जन्म ने उस वक्त न्यूज़पेपर और मैगजीन के कई पेज भर दिए थे और इन सब के बीच पुष्पावली के जख्म और गहरे होते चले गए और इस तरह से जेमिनी और पुष्पावली की नाजायज रिश्ते की दरारें और बढ़ती चली गई। रेखा के बाद पुष्पावली ने एक और नाजायज बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया राधा। 2 बेटियों के नाजायज पिता होने के बावजूद भी जेमिनी गणेशन ने कभी भी पुष्पावली और अपने रिश्तों को कोई नाम नहीं दिया। बेटियों के जन्म के बाद जेमिनी ने पुष्पावली के घर आना जाना बिल्कुल बंद सा कर दिया और इसी दुख के समय में भानुरेखा भी बड़ी हो रही थी और भानुरेखा भी समझने लगी थी उनके पिता जेमिनी गणेशन और भी कई बच्चों के पिता हैं और वो हमको अब पसंद नहीं करते हैं। जेमिनी गणेशन की इस बेरुखी ने पुष्पावली को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। उधर मासूम सी भानुरेखा अपनी मां को हर रोज तड़पते और रोते आंसुओं को बहुत देखती थी और इस सब के बीच भानुरेखा अपनी मां के बेहद करीब आ गई। पुष्पावली अपनी बेटियों की देखभाल के लिए अब फिल्मों में छोटा मोटा अभिनय कर लिया करती थी लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ वो भी रोल मिलने बंद हो गए। भानुरेखा अब 4 साल की थी तो अपनी मां की वजह से उन्हें बाल कलाकार के रूप में फिल्म इति गुट्टो में काम करने का मौका मिला था और यह फिल्म साल 1958 में रिलीज हुई। इसके बाद भानुरेखा साल 1966 में रंगुला रत्तम में भानुरेखा ने काम किया। गुजरते समय में पुष्पावली के लिए घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। घर के हालात बिगड़ते गए, कर्जा भी घर में पैर पसार चुका था। छोटी सी भानुरेखा और उनकी बहन इस मुश्किल के दौर में समाज और आसपास के साथ साथ स्कूल में भी नाजायज संतान होने के दर्द और कड़वे ताने को सुन और सहन कर रही थी। स्कूल में बच्चे भानुरेखा को नाजायज शब्द से बुलाकर रोज दर्द देते थे जिसकी वजह से भानुरेखा का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में मासूम सी रेखा का मन पढ़ाई में लगे तो कैसे लगे। वह हर रोज बेइज्जती का दर्द झेल रही थी और इसी दर्द को झेलते हुए भानुरेखा फेल हो गई। भानुरेखा जहां कड़वे तानों से परेशान हो गई थी तो वहीं वो अपने लिए काली, बोटी और भद्दी जैसे शब्दों को अपने लिए सुनना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। ये शब्द भानुरेखा की जिंदगी में जहर सा काम कर रहे थे और इन्हीं सब बातों से परेशान होकर एक दिन मासूम सी भानुरेखा ने अपनी मां को चिट्ठी लिखते हुए नाबालिग उम्र में ही अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया। और भानुरेखा ने उस समय ढेरों नींद की गोलियां खा ली लेकिन शायद किस्मत को अभी यह मंजूर नहीं था। डॉक्टर की मदद से भानुरेखा को जिंदा बचा लिया गया और जब भानुरेखा होश में आई तो उसको सबसे पहले अपनी मां का रोता हुआ चेहरा दिखा।
मां को रोता देख भानुरेखा मां से लिपट लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। बेटी की ऐसी हालत देख पुष्पावली भी अपने आप को रोक न पाई और खुद भी टूट गई। दुख भरे इन हालातों में मां ने रेखा को समझाया और संभाला भी। उन्होंने रेखा से फिल्मों में काम करने के लिए कहा, क्योंकि पुष्पावली को रेखा से ही उम्मीदें थी कि भानुरेखा पूरे परिवार का सहारा बन सकती है। लिहाजा भानुरेखा की पढ़ाई छूट गई और अब पुष्पावली भानुरेखा को जगह जगह स्टूडियो में ऑडिशन दिलाने ले जाने लगी। भानुरेखा भूखी प्यासी धूप छांव में खड़े होकर ऑडिशन देती तो कभी इंतजार करती, और इतना सब होने पर भी भानुरेखा को फिल्म निर्माताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ता था। सुख के दिन चले गए तो क्या दुख के दिन न जाएंगे। सब जानते थे कि भानुरेखा जैमिनी गणेशन की नाजायज बेटी हैं, और ऐसे में जब जैमिनी गणेशन को ही अपनी बेटी की फिक्र न रिश्ता उन्होंने नहीं माना, तो ऐसे में फिल्म निर्माता भी भानुरेखा को यह सोचकर काम नहीं देते थे कि कहीं भानुरेखा को हमने काम दे दिया तो कहीं जैमिनी गणेशन हमसे नाराज न हो जाएं, क्योंकि जैमिनी गणेशन उन दिनों एक प्रभावशाली और बड़ा नाम और सुपरस्टार थे। और इस सब के चलते भानुरेखा को छोटे छोटे रोल करने के लिए मिलने लगे, लेकिन उनको कोई भी अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबकी नजर में रेखा का रंग रूप काफी भद्दा था। वो मोटी काली दिखने वाली लड़की थी। इधर भानुरेखा का भी मनोबल टूटने लगा, तो उधर उनकी मां पुष्पावली को यही लगने लगा कि भानुरेखा उनके सपनों को साकार नहीं कर पाएगी। इन सब तकलीफों के बीच साल 1969 को भानुरेखा की एक फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट CID 1999 रिलीज हुई। ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಇವನ್ನ ಡೆನ್ನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ। I thank you very very much। हालांकि इस फिल्मों में काम करने से भानुरेखा को कोई कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन घर चलाने के लिए राहत जरूर मिल गई थी। इसके बाद भानुरेखा की जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आए फिल्म निर्माता कुलदीप सिंह पाल, जिनकी फिल्म अनजाना सफर में भानुरेखा पहली बार बतौर एक हीरोइन के तौर पर नजर आने वाली थी। लेकिन यह एक हिंदी फिल्म थी और भानुरेखा तो हिंदी भाषा का एक शब्द तक नहीं जानती थी, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के साथ भानुरेखा ने हिंदी का अभ्यास किया और फिल्म के लिए अपना कदम आगे बढ़ा दिया। कुलजीत रेखा की फिल्मों के प्रति लगन देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उसी दिन भानुरेखा से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करा लिए और रेखा को इस तरह अपनी पहली हिंदी फिल्म मिली और साथ ही इस फिल्म के लिए मिले 25,000 रुपए। भानुरेखा की आने वाली फिल्मों में हर बार 25,000 जुड़ते चले गए। बेटी के इस कदम और सफलता से मां पुष्पावली बेहद खुश थीं, क्योंकि जो पैसे रेखा को मिलने वाले थे उससे उनके जीवन की सारी परेशानी खत्म हो रही थी। हर मुसीबत का मुकाबला हंसते हंसते करना चाहिए। और इसके बाद 1979 में 15 साल की छोटी सी भानुरेखा के कदम पहली बार पड़े माया नगरी मुंबई में, यानी आज के मुंबई में। यहां भानुरेखा को अजंता प्लेस में रहने के लिए एक कमरा मिला। यह वो कमरा था जहां शूटिंग के बाद भानुरेखा रहती। ये रहा आपका कमरा। कमरा छोटा तो जरूर है, मगर मुझे उम्मीद है आपको यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। भानुरेखा मुंबई आ तो गई थी परिवार की खातिर, लेकिन वो यहाँ खुश बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उनके दिल में घबराहट सी बनी रहती थी। नया शहर, अनजानी भाषा, नापसंद का खाना, कुछ भी उनके मन का नहीं था। लेकिन भानुरेखा मन को मारते हुए दिन रात काम करती, एक स्टूडियो से दूसरे चक्कर भागती, बस अब एक कठपुतली की तरह काम कर रही थी, क्योंकि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। कुछ समय बाद रेखा की पहली फिल्म अनजाना सफर का मुहूर्त हुआ, लेकिन किसी वजह से इस फिल्म का नाम बदलकर दो शिकारी रख दिया गया। भानुरेखा को हीरोइन के तौर पर देखकर लोग हैरान थे। आलोचकों ने फिल्म निर्माता कुलदीप को कहा कि तुमको फिल्म के लिए यही नाजायज और काली मोटी लड़की ही पसंद आई,
लेकिन शायद उस वक्त यह बात किसी को भी नहीं पता थी कि आने वाले समय में यह लड़की कितना बड़ा इतिहास रचने वाली थी। इसके बाद भानु को कुछ और हिंदी फिल्में, मेहमान हसीनों का देवता, सावन भादो मिल गई। इसके बाद भानु रेखा की पहली फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन इस फिल्म के सेट पर भानु रेखा के साथ जो हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था। इस फिल्म के हीरो विश्वजीत फिल्म के एक सीन में भानु रेखा को अचानक से किस करने लगते हैं। बताया जाता है कि इस तरह के किसी भी सीन के बारे में भानु रेखा को कुछ भी नहीं बताया गया था। इस सीन के दौरान ही भानु रेखा की आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगती है। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगती हैं। उसके मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। वो फिल्म के हीरो और फिल्म निर्माता के खिलाफ जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको फिल्मों से बाहर कर दिया जाएगा और उनकी मां के सपने पल भर में मिट्टी में मिल जाएंगे। मुझे कब जाना होगा? That's a brave girl. और इस हादसे के बाद भानु रेखा ने अपने आप को मजबूत किया और अब उन्होंने अपने तरीके से जिंदगी को जीने का फैसला कर लिया, जिसकी शुरुआत भानु रेखा ने अपने नाजायज पिता जैमिनी गणेशन का नाम अपने नाम से हटाकर सिर्फ रेखा रखकर किया। तो तुम भी सुन लो कि आज मैं बहुत खुश हूँ। रेखा अपनी मजबूत सोच के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनके माँ बाप के अतीत ने उनको कभी भी कहीं भी पीछा नहीं छोड़ा। रेखा की जब पहली फिल्म दो शिकारी रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड के पास पहुंची तो यह फिल्म पास नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त रेखा नाबालिग थी और फिल्म में कुछ सीन आपत्तिजनक थे, लिहाजा इस फिल्म को रोक दिया गया। और इसके बाद यह फिल्म लगभग 10 साल बाद 1979 में रिलीज हुई थी। क्या मैं मिस्टर रंजीत से मिल सकती हूँ? कहिए क्या बात? ओह, तो आप ही मिस्टर रंजीत हैं? जी नहीं, मेरा नाम सतीश है, मैं इस लॉज में काम करता हूँ। लेकिन इसी बीच रेखा कई और फिल्मों की शूटिंग कर चुकी थी और उन्हीं में से एक फिल्म थी सावन भादो। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा। इस फिल्म में रेखा के साथ थे उस दौर के बेहद खूबसूरत हीरो नवीन निश्चल। नवीन निश्चल उन दिनों एक बड़ा नाम थे। नवीन निश्चल ने जब पहली बार रेखा को देखा तो वो फिल्म के निर्माता मोहन बाबू से काफी नाराज हुए थे। वे रेखा के रंगरूप को काफी अपमानजनक दृष्टि से देख रहे थे। वो रेखा की वजह से फिल्म छोड़ने को राजी हो गए, लेकिन उनको काफी समझा बुझाकर मना लिया गया। रेखा हर कदम पर दुनिया की जिल्लत का सामना कर रही थी। इस फिल्म में गोरे रंगरूप के नवीन निश्चल के आगे रेखा को चेहरे से लेकर पैर तक मेकअप करके थोड़ा बहुत गोरा बनाया जाता था। ये सब होते देखकर फिल्म यूनिट के लोग रेखा का मजाक बनाते, लेकिन रेखा चुपचाप अपना काम करती रहती थी। वो अक्सर काम खत्म करके अपने घर आकर रोती रहती और इन सवालों के जवाब ढूंढने में लग जाती। सावन भादो फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया। यहाँ आए सभी लोगों ने नवीन निश्चल की तारीफ कर दी, लेकिन बेचारी रेखा को यहाँ भी आलोचनाओं और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। और यहीं पर मशहूर फिल्म अभिनेता शशि कपूर भी आए थे, जिन्होंने रेखा को पहली बार देखा था और उनके मुंह से निकला कि ये काली मोटी फूहड़ लड़की कैसे फिल्म इंडस्ट्री में टिक पाएगी। रेखा ने जब यह बात सुनी तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन शशि कपूर की पत्नी ने रेखा की आंखें पढ़ ली और शशि से कहा कि शशि जी, आप देखना, ये लड़की आने वाले समय में कई साल तक सिनेमा पर राज करेगी। और यह बात किसको मालूम थी कि यही लड़की हिंदुस्तान में एक खूबसूरत स्टाइल की एक नई इबादत लिख देगी। झूठ बोलोगे तो मेरा मन मुझे बता देगा। फिल्म सावन भादो रिलीज हुई और यह फिल्म उस समय की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने कामयाबी के साथ सिल्वर जुबली मनाई और रेखा इसी फिल्म के साथ रातों रात एक स्टार बन गई। मेरा मन घबराए तेरी आंखों में नींद।
और इस फिल्म की कामयाबी के बाद तो रेखा के आगे एक के बाद एक फिल्मों की लाइन लगती चली गई और एक समय ऐसा हो गया था कि रेखा तकरीबन 25 फिल्मों में एक साथ काम कर रही थी। वह हर रोज 2 शिफ्टों में काम करने लगी। रेखा अपनी कामयाबी की तरफ दौड़ रही थी। रेखा की अब हर साल दर्जनों भर फिल्में रिलीज होती चली गईं और अब रेखा ऊंचाई के 7वें आसमान पर थी। साल 1972 में रेखा ने एक फिल्म एक बेचारा की जिसमें उनके हीरो जितेंद्र थे। जितेंद्र उन दिनों लड़कियों के पसंदीदा एक्टर हुआ करते थे। जितेंद्र के साथ काम करते करते कब जितेंद्र रेखा की पसंद बन गए पता ही नहीं चला। जितेंद्र रेखा को बड़े सम्मान के साथ इज्जत दिया करते थे और ये सब चीज रेखा के दिल में घर कर गई। रेखा जितेंद्र में अपना भविष्य देखने लगी। मेरी शादी सीधी सादी पंडित ना शहनाई रे। इन सब लेकिन रेखा के नसीब में शायद खुशी ही नहीं थी, क्योंकि जिस जितेंद्र को रेखा अपनाना चाहती थी वो जितेंद्र पहले से ही एक महिला मित्र शोभा, जो आगे चलकर उनकी धर्मपत्नी बनी, उनको प्यार करते थे। जितेंद्र शोभा को नहीं छोड़ना चाहते थे। रेखा जो पहले से ही जिंदगी में बहुत कुछ झेल चुकी थी, ये पहली बार दिल के टूटने के दर्द को भी झेल रही थी। ये तुम भी अच्छी तरह समझ लो। तो फिर आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग। बिल्कुल अलग अलग। पहली बार रेखा का दिल टूटा था। दर्द से गुजर रही रेखा को अभी यह एहसास भी नहीं था कि किस्मत उनको अभी ऐसे ही ना जाने कितने मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देगी। तो मैं सच कहती हूँ, मैं जिंदा नहीं रहूंगी राम, मैं मर जाऊंगी। रेखा की निजी जिंदगी में दर्द था, लेकिन फिल्मी सफर का काम वैसा ही चल रहा था। रेखा की झोली में फिल्में गिर रही थी और रेखा उस दौर के सभी बड़े स्टार, सुपरस्टार्स जैसे जितेंद्र कुमार, सुनील दत्त, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की हीरोइन बनकर फिल्मी पर्दे पर नजर आ रही थी। नदिया से दरिया, दरिया से सागर। रेखा के पास अभी सब कुछ था। अपना खुद का नाम था, शोहरत थी, लेकिन अगर नहीं था तो वो एक हमसफर और एक प्यार करने वाला। बहुत जल्द ही रेखा की जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने रेखा को समझाया और प्यार दिया और उनके टूटे दिल को जोड़ने में कामयाबी मिली और उनका नाम था विनोद मेहरा, जो कि हिंदी फिल्मों के एक जाने माने फिल्म एक्टर थे। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। विनोद मेहरा और रेखा ने पहली बार एक फिल्म ऐलान में साथ काम किया था जो 1971 में बनी थी। रेखा और विनोद मेहरा में जल्द ही दोस्ती हो गई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। रेखा का यह वो वक्त था जब यह दिल से खुश थी विनोद मेहरा के साथ। विनोद मेहरा वो इंसान थे जो रेखा की प्यार में ईमानदारी और उनके खुले विचारों को पसंद करते थे। विनोद मेहरा रेखा से शादी भी करना चाहते थे और रेखा भी इस रिश्ते से बेहद खुश थी। प्यार का यह रिश्ता इन दोनों को एक दूसरे का अपना तो बना रहा था, लेकिन इस रिश्ते में एक ऐसा इंसान भी था जो इन सब से खुश नहीं था और वो थी विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा। कमला मेहरा अपने बेटे के लिए एक संस्कारी और घरेलू बहू लाना चाहती थी, पर रेखा की छवि बिल्कुल अलग थी। रेखा के कुछ बोल्ड बयान और उनका पुराना अतीत उनके इस रिश्ते के आगे आ रहा था। विनोद मेहरा ने रेखा के प्यार में अपनी मां को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी मां को नहीं मना पाए और रेखा को अब डर लगने लगा कि कहीं विनोद मेहरा उनको छोड़कर न चले जाएं और इसी सब के चलते एक दिन दोनों में झगड़ा भी हो गया। जो कहना चाहती हूँ साफ साफ क्यों नहीं कहते? सुनकर चली जाऊंगी मैं। कह क्यों नहीं सकती? तुम मेरे साथ नहीं रह सकते।
रेखा को लगने लगा था कि अब यह रिश्ता खत्म हो जाएगा। रेखा शायद ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी और विनोद मेहरा को खोना नहीं चाहती थी। लिहाजा एक दिन रेखा ने इसी कश्मकश में संवेदनशील पदार्थ खा लिया और अपनी जिंदगी को एक बार फिर से खत्म करने की कोशिश की। लेकिन समय रहते उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनकी जान बच गई। इस पर उम्मीद नहीं छोड़ते, सब कुछ तो है, तुम, विकास, घर, सब कुछ। रेखा के इस कदम की हर न्यूज़पेपर और जनता में चर्चा थी और जब रेखा सवालों के घेरे में घिर गईं तो विनोद मेहरा और रेखा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रेखा ने कहा कि वो अपने खाने के साथ कॉकरोच खा गई थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन रेखा का यह बयान किसी के भी गले नहीं उतर रहा था। विनोद मेहरा जानते थे कि क्या सच है। विनोद मेहरा ने रेखा से वादा किया कि वो कभी भी उनको नहीं छोड़ेंगे और दोनों ने मिलकर तय किया वो दोनों शादी करके ही विनोद मेहरा की मां के पास जाएंगे। और आगे हुआ भी यूं ही। मशहूर अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के पति ने शादी की सभी तैयारियां की और विनोद मेहरा और रेखा ने कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में एक मंदिर में 7 फेरे लेकर रेखा और विनोद मेहरा शादी के बंधन में बंध गए। आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते। रेखा इस रिश्ते से बहुत खुश थी क्योंकि अब उनके रिश्ते को ऐसा नाम मिला जिससे उनके अतीत के कड़वे सच और नाजायज शब्द से उनका पीछा छूट जाएगा और अब रेखा कहलाएंगी मिसेज मेहरा। शादी के बाद ये दोनों कोलकाता से मुंबई वापस विनोद मेहरा के घर पहुंचे। रेखा और विनोद मेहरा अपने मन में जैसा सोचकर आए थे, मां से मिलने पर वैसा नहीं हुआ। रेखा ने जैसे ही अपनी सास के पैर छुए तो विनोद मेहरा की मां ने रेखा को धक्का मार दिया और रेखा के ऊपर आग बबूला होकर कहने लगी, तुम्हारा हमारे घर से कोई रिश्ता नहीं है और चलो हटो, निकलो यहां से। विनोद मेहरा अपनी मां को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मां का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। गुस्सा इतना ज्यादा हो गया था कि रेखा के ऊपर चप्पल फेंक कर दौड़ पड़ी और उस वक्त ये सारा तमाशा आसपास के लोग भी देख रहे थे। विनोद मेहरा इस स्थिति को संभालने में नाकामयाब हो गए थे और विनोद मेहरा ने रेखा से ही कह दिया कि तुम घर चली जाओ। मुझे क्या मालूम था कि मेरे इश्क का भी एक मजार बनेगा। विनोद का यह जवाब सुनकर रेखा सुन पड़ गई। रेखा को विनोद से इस जवाब की कतई उम्मीद नहीं थी। रेखा अपने आप को एक बार फिर से ठगा हुआ सा महसूस करने लगी। अब रेखा की आंखों में सपनों की जगह आंसुओं का सागर उमड़ पड़ा और इसी दुख के साथ रेखा अपने घर वापस आ गई। लाचार बेबस रेखा कुछ नहीं कर पाई। जिंदगी अंधकार में डूब रही थी। रेखा ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश भी की, लेकिन किस्मत के आगे रेखा की एक न चली। प्यार इतना कच्चा नहीं होता आनंद, जिस्म दफनाए जाते हैं। प्यार नहीं, मेरी जिंदगी एक उलझा हुआ सवाल बन गई है। रेखा का रिश्ता कांच की तरह एक ही चोट से पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इसके बाद साल 1973 में रेखा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कमला मेहरा के लिए सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि बदनाम अभिनेत्री हूं जिसका बेहद सड़ा हुआ अतीत है। तो ठीक है, जो चाहे वो करो, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। और उसके बाद रेखा फिर से फिल्मों में लगातार काम करने लगी और अब रेखा वो अभिनेत्री बन गई जिनकी फिल्मों से ज्यादा उनके रोमांस और बोल्ड बयानों के चर्चे होते थे। रेखा की उन दिनों में उनकी एक दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम था योगिता बाली। योगिता बाली भी एक एक्ट्रेस थी। योगिता उन दिनों मशहूर फिल्म अभिनेता और खलनायक जीवन के बेटे किरण कुमार से योगिता बाली प्रेम संबंध में थी। तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से। किरण कुमार हमेशा योगिता बाली को रेखा से दूर रहने की सलाह दिया करते थे। उनको इन दोनों की दोस्ती सही नहीं लगती थी। आगे चलकर जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ
कि जिसकी कल्पना शायद समझ से परे थी। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। जो किरण कुमार अपनी प्रेमिका से, रेखा से दूर रहने की बात कर रहे थे, वो खुद रेखा को प्यार करने लगे और उनको डेट करने लगे और इन दोनों का यह प्रेम अखबारों की खबर बन गया। दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, दिल का नजराना। ये बात सब जब योगिता बाली को पता चली तो वे इस बात से काफी हैरान हुई, लेकिन उन्होंने इन सब में रेखा की गलती नहीं मानी, बल्कि किरण कुमार को ही धोखेबाज ठहराया। तुम्हारे सपने पूरे हो गए हैं, तुम्हें सब कुछ मिल गया है। गीता, भलाई गीता न मिलेगी तो क्या होगा? अब रेखा की जिंदगी में किरण कुमार आ चुके थे। किरण कुमार रेखा के प्यार में ऐसे दीवाने हुए, वो अक्सर रेखा की फिल्मों की शूटिंग की जगह पहुंच जाते और फिल्म पार्टी में भी दोनों साथ नजर आते। रेखा एक बार फिर से प्यार की गिरफ्त में आ गई थी, लेकिन वो अपनी बदनसीब किस्मत के अंजाम से बेखबर थी। तेरे साथ ही जिएंगे, तेरे साथ ही। किरण कुमार रेखा से प्यार करने में कामयाब तो हुए, लेकिन अपने रिश्ते को कोई नाम देने में विफल हो गए। दरअसल किरण कुमार फिल्म अभिनेता जीवन के बेटे थे और जीवन रेखा का पुराना सारा अतीत जानते थे। ये जानते थे कि रेखा एक नाजायज औलाद है और जीवन ने रेखा के द्वारा दिए गए बोल्ड बयानों को भी सुना और पढ़ा था और इसी वजह से रेखा की छवि जीवन की नजरों में अच्छी नहीं थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यह रिश्ता खत्म कर दिया गया। रेखा की जिंदगी में भले ही यह प्यार का नया रिश्ता हो, लेकिन किस्मत का फैसला वही पुराना था। इस रिश्ते के टूटने से रेखा के दिल पर कई गहरे जख्म हुए। मुझे रूठा यार मनाना है। रेखा ने अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ किया, अपने फिल्मी सफर की भी परवाह नहीं की, हर मुमकिन कोशिश की अपने उन रिश्तों को बचाने की जिन्हें वो अपनाना चाहती थी। रेखा के प्रेम संबंध फिल्मी गलियारों में गूंज रहे थे, लेकिन रेखा ने सच में इन रिश्तों के लिए अपनी आत्मा तक को औरों को सौंप दिया, लेकिन रेखा को हर बार उस गलती की सजा मिली जिसकी वो हकदार भी नहीं थी। रेखा जिंदगी के दो रास्तों पर थी। निजी जिंदगी में तूफान चल रहा था, लेकिन फिल्मी सफर उनका बहुत अच्छा चल रहा था। साल 1972 से लेकर 1973 तक रेखा की 16 फिल्में रिलीज हुई। फिल्मों ने रेखा की झोली में सब कुछ डाल दिया था और अब रेखा ने पहली बार साल 1972 में अपने लिए मुंबई में एक फ्लैट खरीदा। जहां रेखा ने यह फ्लैट खरीदा था, वहां उसी बिल्डिंग में जया बहादुरी भी रहा करती थी। एक ही बिल्डिंग में रहने की वजह से इन दोनों में अक्सर मुलाकातें हुआ करती थी। उस वक्त जया बहादुरी और अमिताभ बच्चन शादीशुदा नहीं थे, लेकिन प्रेम संबंध में थे। रेखा उन दिनों जया बहादुरी को अच्छी बुरी सभी तरह की सलाह दिया करती थी। दोनों की दोस्ती सगी बहनों जैसी थी। जिस वक्त यह दोस्ती इतनी गहरी थी, उसी वक्त अमिताभ बच्चन एक फ्लॉप एक्टर के तौर पर माने जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद फिल्म जंजीर की कामयाबी ने अमिताभ बच्चन की किस्मत को ही बदल दिया और इस फिल्म की कामयाबी के साथ अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी ने शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, जया बच्चन को अब तक रेखा को बहन ही मानती थी। लेकिन दोस्तों, जया बच्चन को अब तक रेखा जो बहन मानती थी, उन्होंने रेखा को अपनी ही शादी में नहीं बुलाया। रेखा को यह बात बहुत बुरी लगी। रेखा, ये क्या हो गया तुम होश में तो हो? इधर रेखा और जया बच्चन के बीच रिश्तों में दरार आ रही थी और वहीं रेखा उन्हीं के पति अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म दो अनजाने करने जा रही थी, जिसमें अमिताभ बच्चन रेखा के पति का किरदार निभाने वाले थे। रेखा, तुम इस शादी से खुश हो ना? इसमें खुशी और नाखुशी की कोई बात ही नहीं है। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। और दोस्तों, ये वही फिल्म थी जिसकी वजह से आज तक अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और खुद रेखा की जिंदगी काफी तकलीफों के बीच होकर गुजरी, या यूं कहिए कि अभी भी गुजर रही है। दरअसल अमिताभ बच्चन अपने काम के प्रति काफी ईमानदार थे।
वो समय से शूटिंग पर आते, मान सम्मान देते सभी को और फिर घर चले जाते। रेखा को अमिताभ बच्चन का ये बर्ताव काफी प्रभावित कर गया और वह धीरे धीरे अमिताभ बच्चन की तरफ खींचने लगी। और जब फिल्म दो अनजाने रिलीज हुई तो पहली बार रेखा की तारीफ सभी ने की। जो इनके आलोचक थे वो भी इनके प्रशंसक बन गए। मेरा नाम हुआ, मेरी फोटो पेपरों में छपी, इसलिए तुम जल गए। अमिताभ बच्चन के साथ काम करके जो कामयाबी और तारीफ मिली उससे रेखा और भी ज्यादा अमिताभ बच्चन को पसंद करने लगी थी। लेकिन इस बार रेखा ने अपने आप को अंदर से नहीं बल्कि बाहरी रंग रूप को बदलने का फैसला किया। अब रेखा जिंदगी में पहली बार डाइटिंग करने लगी। वो कई दिन सिर्फ दूध पिया करती थी। वो अब अपने शरीर पर जरा सी भी चर्बी नहीं रहने देना चाहती थी। लिहाजा उन्होंने योगा और एरोबिक्स का भी सहारा लिया और रेखा ही वह अभिनेत्री थी जो भारतीय हिंदी सिनेमा में योग और एरोबिक्स का ट्रेंड लेकर आई थी। रेखा हर तरह से अपने आप को निखार रही थी। अब वह अपने रंग रूप को मेकअप की कला से भी संवारना चाहती थी, क्योंकि मेकअप से भी उन दिनों आपके दिखने पर असर पड़ता था। इसलिए रेखा उन दिनों लंदन चली गई और वहां बाकायदा मेकअप का कोर्स किया, ट्रेनिंग की और फिर लौटकर वापस इंडिया आई। और भारत आते ही रेखा ने मशहूर फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी के मेकअप मैन राम दादा को अपना मेकअप करने के लिए रखा। राम दादा अपने अंतिम समय तक रेखा के ही साथ। अब रेखा बिल्कुल बदल गई थी। फिल्मों के अभिनय में संजीदगी, चेहरे पर बेहद खूबसूरती और उनका यह नया रंग रूप सबको आकर्षित कर रहा था। रेखा अपने इस बदलाव के पीछे अमिताभ बच्चन को ही वजह मानती हैं, क्योंकि वो शायद अमिताभ बच्चन के प्यार में पड़ चुकी थी और कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन भी रेखा के साथ अपनी नजदीकी बढ़ा चुके थे। इन दोनों के प्यार के चर्चे होने लगे। कई पत्रिका और अखबार इन दोनों के प्रेम के किस्सों से भरे जाने लगे। रेखा इस तरह की खबरों से खुश होती थी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में। ये खबरें दुनिया की नजरों में भी अमिताभ बच्चन को उनके करीब महसूस कराया करती थी। रेखा अमिताभ बच्चन के प्यार में थी। रेखा और अमिताभ बच्चन ने उन दिनों खून पसीना, आलाप, ईमान धर्म जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे। रेखा अब असल जिंदगी के साथ साथ फिल्मों में भी अमिताभ बच्चन से प्यार करने लगी थी। रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे को कितनी मोहब्बत करते थे, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक बार रेखा और अमिताभ बच्चन जयपुर में अपनी फिल्म गंगा के सौगंध की शूटिंग कर रहे थे। रेखा और अमिताभ को देखने के लिए लोगों का हुजूम था और उसी भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जो रेखा को देखकर भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। बेहद शांत रहने वाले अमिताभ बच्चन ने जब यह सुना तो अमिताभ बच्चन ने अपना आपा खो दिया और अमिताभ बच्चन ने उस इंसान की ऐसी पिटाई कर दी कि लोग देखते रह गए। और अमिताभ बच्चन के इस काम ने मीडिया में भी हलचल मचा दी और सभी ये जानना चाहते थे कि जो काम वहां की सिक्योरिटी और पुलिस का था वो खुद अमिताभ बच्चन ने क्यों किया। आज मैं इसे सबक सिखा कर छोड़ूं। इसके बाद साल 1977 में रेखा की लगभग 11 फिल्में हिंदी सिनेमा में आईं और उन्हीं में से एक फिल्म थी फरिश्ता या कातिल। इस फिल्म में रेखा के हीरो थे शशि कपूर। जी हां, वही शशि कपूर जिन्होंने कभी रेखा को देखकर कहा था कि ये मोटी काली और फूहड़ लड़की कहां से आ गई फिल्मों में हीरोइन बनने। अब वही शशि कपूर रेखा के अभिनय और खूबसूरती की तारीफ करने लगे और रेखा अब शशि कपूर की पसंदीदा एक्ट्रेस बन गई। हट जाओ मुझे जाने दो, हट जाओ मुझे जाने दो। रेखा के पास अभी भी फिल्मों की एक लंबी लाइन, लेकिन इसी दौरान रेखा की एक फिल्म आई थी घर, जो उस वक्त की एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में रेखा ने काम किया था कभी ना होने वाले पति और प्रेमी विनोद मेहरा के साथ।
विनोद मेहरा की वजह से रेखा को बहुत दुख मिले थे। उसके बावजूद फिल्मी पर्दे पर रेखा ने विनोद मेहरा के साथ ऐसा अभिनय किया कि सब देखते ही रह गए। जब फिल्म की कामयाबी के बाद रेखा से फिल्मों के बारे में पूछा गया तो रेखा ने सबको जवाब देते हुए कहा कि जब मैं यह फिल्म कर रही थी, फिल्म में रोमांस कर रही थी, तो मैं उस वक्त विनोद मेहरा को विनोद मेहरा नहीं बल्कि अपना पति समझकर रोमांस कर रही थी। रेखा और अमिताभ बच्चन के रिश्ते की खबर कहीं न कहीं जया बच्चन को भी थी और वो आए दिन छप रही खबरों की सच्चाई से तंग आ चुकी थी और जया बच्चन ने फैसला लिया और अमिताभ बच्चन को सख्त लहजे में समझा दिया कि तुम आगे से कोई भी फिल्म में रेखा के साथ काम नहीं करोगे। धड़कने कुछ कहना चाहे कह नहीं पाए। इधर काफी पारिवारिक युद्ध होने के बाद अमिताभ ने फिल्म निर्माताओं को रेखा के साथ काम नहीं करने के लिए मना कर दिया और जब ये बात रेखा को पता चली तो उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ। जब रेखा ने अमिताभ बच्चन से इसका जवाब मांगा तो अमिताभ बच्चन ने रेखा से कहा कि इस मुद्दे पर मैं एक भी शब्द नहीं कहूंगा, मुझे इस बारे में कुछ भी मत पूछो। मजबूर ये हालात इधर भी है और उधर भी। अमिताभ के इस फैसले से रेखा बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी और एक बार फिर से वो पूरी तरह से टूट गई। रेखा की जिंदगी हर बार उनको घुटनों पर लाकर खड़ा कर रही थी। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी। रेखा अपने दिल के दर्द को कभी छुपा नहीं सकी और रेखा की जिंदगी में एक शब्द और जुड़ गया और वही शब्द उनकी माँ की जिंदगी के साथ भी हमेशा जुड़ा रहा। राम, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं अपना प्यार जिंदगी हर बार उनको घुटनों पर लाकर खड़ा कर रही थी। रेखा अपने दिल के दर्द को कभी छुपा नहीं सकी और रेखा की जिंदगी में एक शब्द और जुड़ गया और वही शब्द उनकी माँ की जिंदगी के साथ भी हमेशा जुड़ा रहा। आज इनकी जिंदगी के साथ भी वो शब्द जुड़ गया और वो शब्द था दूसरी औरत। रेखा की जिंदगी में एक तूफान चल रहा था। रेखा उस दोराहे पर खड़ी थी जहां उनके पास प्यार के नाम पर सिर्फ दर्द ही था। इस बार रेखा ने अपने दर्द के पीछे जया बच्चन को ही दोषी बनाया। जया बच्चन और रेखा के बीच एक युद्ध चल रहा था जहां जया बच्चन अमिताभ बच्चन को रेखा से दूर करने की कोशिश कर रही थी तो वहीं रेखा किसी न किसी बहाने से अमिताभ के लिए कुछ ना कुछ और बोलकर सबका ध्यान अपने रिश्तों की तरफ खींच लेती थी। और इसी बीच रेखा और अमिताभ के अभिनय से सजी 2 फिल्में सुहाग और नटवर लाल रिलीज हुई। और इन दोनों फिल्मों में रेखा खुलकर अमिताभ से अपने प्यार का इजहार करती हुई दिखी। फिल्म की कामयाबी और इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और वही जया बच्चन इन सब से बेहद दुखी हो गईं। इसके बाद साल आया 1980 और इसी साल की 22 जनवरी को मशहूर अभिनेत्री नीतू सिंह और अभिनेता ऋषि कपूर की शादी हुई थी। इस शादी में रेखा का नया अवतार था जिसे देखकर लोग चौंक गए और इनके इस अवतार को वहां कैमरे में कैद करने में जरा सी भी देरी नहीं लगाई गई। रेखा ने इस शादी में अपने माथे पर लगा रखी थी बड़ी लाल सी बिंदी और अपनी मांग में लगा लिया था लाल सुर्ख सिंदूर और ये सब देखकर वहां मौजूद लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। सबको लगा कि रेखा ने शादी कर ली है। आखिर रेखा का पति है कौन, ये सवाल हर जगह हो रहा था। दूल्हा दुल्हन को बधाई देने के बाद जब रेखा ने अमिताभ बच्चन को पास ही अकेले खड़े देखा तो वो उनके पास चली गईं। उस वक्त अमिताभ के हाथ में चोट भी लगी हुई थी। यह सब देखकर रेखा अमिताभ बच्चन से उनके हाल चाल पूछने लगी। इन दोनों को यूं देखकर सब हैरान थे और वहीं कुछ दूर खड़ी जया बच्चन ये सब देखकर ज्यादा देर तक अपने दर्द और आंसुओं को रोक नहीं पाई। इन सब के बाद जब रेखा से उनके इस अवतार के बारे में पूछा गया तो रेखा ने बताया कि वो फिल्म की शूटिंग कर रही थी और शूटिंग के बाद
सीधे इसी लिबास में शादी पर चली आईं। लेकिन रेखा की इस बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि रेखा अमिताभ बच्चन से प्यार करती थी और वो उनके नाम का ही सिंदूर अपने मांग में डालकर आई थी। और इन्हीं दिनों रेखा की फिल्म खूबसूरत भी रिलीज हुई और इस फिल्म के लिए रेखा को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। और वहीं इनकी दूसरी फिल्म उमराव जान के लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन दोस्तों, इस नेशनल अवार्ड को उस समय के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने रेखा को दिया था। साथ ही राष्ट्रपति ने भी रेखा से उस वक्त उनकी मांग के सिंदूर के बारे में पूछा था। तो रेखा ने राष्ट्रपति को जवाब दिया कि सर, मैं जहां से भी आई हूं वहां सिंदूर लगाना एक श्रृंगार का हिस्सा है। हर जगह रेखा और अमिताभ के ही चर्चे थे और इन सभी बातों और सवालों से बच्चन परिवार में एक शब्द गूंज उठा था, तलाक, तलाक और तलाक। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ता अपने आप में कड़वा सच था, जिसे जया ने धिक्कारा था लेकिन रेखा ने दिल से अपनाया था। जिंदगी में चल रहे इस तूफान के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी को भी कहीं से कहीं कोई उम्मीद नहीं थी। इन दिनों किसी को भी यकीन नहीं था कि जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, रेखा ये तीनों एक साथ एक फिल्म में नजर आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ यश चोपड़ा की वजह से। दरअसल उन दिनों अमिताभ बच्चन की फिल्म कुछ अच्छा काम कर रही थी, तो ऐसे में अमिताभ को एक हिट फिल्म की जरूरत थी। यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन से मुलाकात की और उनको कहानी सुनाई। अमिताभ ने कहानी सुनकर फिल्म के लिए हाँ कर दी। यश चोपड़ा ने अमिताभ को ही बताया कि इस फिल्म में उनकी प्रेमिका का रोल रेखा निभाएंगी। अमिताभ यश चोपड़ा के खिलाफ नहीं जा सकते। दोस्तों, रेखा अपनी जिंदगी में एक खुली किताब रही हैं, लेकिन इसी खुली किताब के कुछ पन्ने गहरी खामोशी, दर्द, लाचारी, बेबसी को अपने अंदर समाये हुए हैं, जिसमें रेखा हमेशा के लिए कैद हैं और शायद आगे भी रहेंगी। रेखा आज 70 साल की हो चली हैं और वह आज भी इस उम्र में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। रेखा कहने को तो एक विधवा हैं, लेकिन वो आज भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा कटघरे में आ जाती हैं। और ये सिंदूर रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का लगाती हैं। रेखा आज भी युवा अभिनेताओं के साथ नजर आती हैं और उनकी खूबसूरती किसी से भी कम नहीं है। आज भी भारतीय हिंदी सिनेमा में लोग उसी रेखा की खूबसूरती का राज जानना चाहते हैं, जिसको कभी मोटी काली भद्दी कहा जाता था। रेखा दिलकश आवाज के मलिका हैं और खूबसूरती का मिसाल। रेखा की जिंदगी पल पल आगे गुजर रही है, लेकिन रेखा की माया को कोई नहीं समझ पाया। रेखा वो नाम है जिसके लिए जितना बताया जाए, लिखा जाए, उतना ही कम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रेखा के जिंदगी में जो हुआ, क्या वो सही था? रेखा के जिंदगी का सबसे बड़ा दोषी कौन था? रेखा ने कौन सी ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से रेखा आज भी अकेले और तन्हा है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों रेखा को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रेखा आज भी अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ रहती हैं। फरजाना भी उनकी साया बनी हुई हैं। अब लोग उनके रिश्तों को किस नजर से देख रहे हैं, इस बात का रेखा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो फरजाना के साथ फिलहाल खुश हैं। दोस्तों, ये आज का एपिसोड हमारा रेखा के ऊपर था, जिसमें हमने रेखा की पूरी जिंदगी, सुख दुख और विवादों पर नजर डाली और आपको उनके सभी पहलुओं से रूबरू कराया। हमने रेखा के जिंदगी के ऊपर जमी धूल को उड़ाने की कोशिश की है। आज भले ही रेखा फिल्मों का हिस्सा नहीं है, लेकिन दुनिया कभी भी इस महान और खूबसूरत अभिनेत्री को भुला नहीं पाएगी। रेखा हमेशा लोगों के दिलों में
जिंदा रहेंगी, उनकी खूबसूरती की हमेशा मिसाल दी जाएगी। दोस्तों, रेखा के ऊपर बने इस शो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस महान अभिनेत्री के बारे में सब कुछ जान सके। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद। मन क्यों बहका